बल रेखाओं से संबंधित आपका अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के विभिन्न प्रतिरूप। वैद्युत बल रेखाओं के विभिन्न प्रतिरूप। बल रेखाओं के विभिन्न प्रतिरूप। इसका मतलब ये हुआ जब हम आवेश की प्रकृति चेंज कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के आवेशों के कारण जब हम वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो उनका मार्ग कैसा होता है अथवा उनकी आकृति कैसी हो सकती है, उनका पथ कैसा हो सकता है। तो पहला है जी विलगित बिंदु धन आवेश के कारण। विलगित बिंदु विलगित बिंदु धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण खींची गई वैद्युत बल रेखा। कोई भी धन आवेश आप मान सकते हो, मानकर चलिए ये कोई धन आवेश है और यदि हम इससे बल रेखाएं खींचेंगे तो यह बल रेखा इसके पूरे पृष्ठ से निकलती हुई प्रतीत होती है इस तरह से, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट आता है जी आपका विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण। विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण मानकर चलिए कोई नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण तो यही है कि ये बल रेखाएं धनात्मक सिरे से चलकर ऋणात्मक आवेश पर या ऋणात्मक सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तो धनात्मक सिरे से तो चली हैं और ऋणात्मक सिरे पर जाकर ये ऋणात्मक आवेश पर जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। तो माइनस वाला जो चार्ज है हमारा उस पर ये आती हुई प्रतीत होती है इस तरह से। वैद्युत बल रेखाओं को तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि बिना तीर का चिन्ह लगाए हुए आप उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये बल रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है। दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के कारण, देख लीजिए, दो बराबर नेक्स्ट दो बराबर परंतु विजातीय बिंदु आवेशों। अब क्योंकि दो आवेश हैं तो दोनों आवेश एक निकाय बनाएंगे, तो लिखेंगे इसको आवेशों के निकाय। निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। निकाय के कारण, निकाय के कारण कैसा चित्र उत्पन्न होगा। मान कर चलिए प्लस का
आवेश यहाँ है और माइनस का आवेश यहाँ है। अब इनसे हम बल रेखाएं खींचेंगे तो ये बल रेखाएं प्लस वाले आवेश से माइनस वाले आवेश की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से। आप कितने भी बल रेखाएं खींच लीजिए, ये बल रेखाएं इसी क्रम में धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। और भी आप बल रेखाएं खींच सकते हैं इस तरह से। और ये बल रेखाएं यहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं इस तरह से इनका चित्र बनता है। नेक्स्ट आता है आपका दो बराबर एवं सजातीय बिंदु आवेशों के कारण। ये तो विजातीय आवेश था जिसमें हमने प्लस व माइनस वाले आवेशों का प्रयोग किया है। अब आता है दो बराबर एवं सजातीय। अब सजातीय आवेशों के कारण हम देख लीजिए कैसा चित्र उत्पन्न होगा। सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। अब देखिए कोई भी आवेश आप ले सकते हैं, प्लस का आवेश ले सकते हैं तो उसके साथ में प्लस का आवेश ही आप यहाँ पर लेंगे। थोड़ा दूर करके आप दिखाइए। दोनों ही प्लस के आवेश है, दोनों ही बिल्कुल बराबर बराबर आवेश हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। तो दोनों ही आवेशों के कारण बिल्कुल बराबर बराबर मात्राओं में बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन ये बल रेखाएं किसी भी आवेश की तरफ जाती हुई प्रतीत नहीं होंगी। इनका चित्र कुछ इस तरह से उत्पन्न होगा। क्योंकि दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर हैं तो बराबर बराबर क्षेत्रों में ही ये बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। कुछ इस तरह से। कोई सी भी बल रेखा किसी भी बल रेखा को स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि ये भी प्लस है और वो भी प्लस है। दोनों ही प्लस का आवेश हमने प्रयोग किए हैं क्योंकि सजातीय आवेश है। और ये बल रेखाएं एक बल रेखा से दूर हटने का प्रयास करेंगी क्योंकि दोनों ही सजातीय आवेश हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका, अब देखिए उदासीन बिंदु भी यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो जहाँ पर कोई भी बल रेखा नहीं उत्पन्न होगी इन दोनों आवेशों के बीच में, जहाँ पर कोई भी बल रेखा उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात ऐसा स्थान अथवा ऐसा बिंदु जहाँ पर दोनों आवेशों के कारण किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो, ऐसे बिंदु को उदासीन अर्थात न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इसको एन से शो करते हैं। तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बल रेखा नहीं जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर उदासीन बिंदु उत्पन्न होता है। तो दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर है, दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर है और दोनों ही आवेशों के कारण बिल्कुल बराबर बराबर मात्राओं में बल रेखाएं निकलेंगी, जिसके कारण यह उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच में उत्पन्न होगा। प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं, उदासीन बिंदु ढूंढने का प्रैक्टिकल भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है जी आपका दो भिन्न परिमाण के सजातीय। अब देखिए दो भिन्न, यहाँ पर बराबर था, अब यहाँ पर भिन्न कर लीजिए यानी अलग अलग आवेश। भिन्न
मतलब अलग अलग आवेश। पहला आवेश को आप मान सकते हैं Q1, दूसरे आवेश को मान सकते हैं आप Q2। दोनों ही आवेश पॉजिटिव हैं, तो इस पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और इस पर भी आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब मानकर चलिए यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q1 से ज़्यादा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए इन दोनों आवेशों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने माना है अपनी ओर से, आप Q2 की वैल्यू भी ज़्यादा मान सकते हो। तो यहाँ पर हमने Q1 की वैल्यू ज़्यादा मानी है, तो जिसकी वैल्यू हमने ज़्यादा मानी है वहाँ से अधिक मात्रा में बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। कुछ इस तरह से इसका चित्र उत्पन्न होगा। इस तरह से। और क्योंकि Q2 की वैल्यू Q1 से कम है, तो ये बहुत ही कम क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर बराबर बराबर वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न नहीं होंगी, कुछ इस तरह से। अब उदासीन बिंदु कहाँ होगा जी इनका? उदासीन बिंदु होगा दूसरे आवेश के बिल्कुल निकट, दूसरे आवेश के बिल्कुल निकट, क्योंकि उदासीन बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, अर्थात यहाँ पर इसका उदासीन बिंदु उत्पन्न हो जाता है। एंड वो चित्र इस तरह से बनेगा, क्योंकि Q1 की वैल्यू Q2 से अधिक है, तो अधिक क्षेत्र में Q1 की बल रेखाएं गुजरेंगी, और अधिक क्षेत्र में गुजरने के कारण जो उदासीन बिंदु है Q1 से दूर तथा Q2 के निकट उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर दूरियां भी है। मान के चलिए पहले आवेश की उदासीन बिंदु से दूरी R1 तथा दूसरे आवेश की उदासीन बिंदु से दूरी R2 है, R2 है। तब पहले आवेश के कारण इन पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, उदासीन बिंदु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12, क्योंकि दूरियां अलग अलग हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से आवेश Q2 के कारण उदासीन बिंदु पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, आप इसको E2 मान सकते हैं। E2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R², Q2/R²। मान लेंगे कि दोनों आवेश बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों ही आवेश बराबर होने के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी बराबर बराबर ही उत्पन्न होगा। यदि E1 = E2 हो, तो आपको प्राप्त होगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R12 इक्वल टू, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइड हो जाएगा, और जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर बचेगा Q1/R12 Q1/R12, और यहाँ बचेगा Q2/R2², Q2/R2²। यह दोनों आवेशों के बीच में संबंध है, और दोनों दूरियों के बीच में भी संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र हमने बना दिया है। अगला टॉपिक आता है, एक और बचा है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं बिल्कुल एक समान समांतर दिशाओं में चलती रहती हैं। आपका अगला प्रतिरूप है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। नेक्स्ट,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र यदि उत्पन्न हो रहा है तो उसके मध्य खींचने वाली बल रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी चलती हैं, समांतर समांतर वह सीधी सीधी चलती हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हमको एक समान क्षेत्र ही प्रयोग करना रहता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमको मेथड अपना चेंज करना है तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो किस तरह से हमको बनानी है। थैंक यू।